हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को क्लास 10 साइंस का जो फिजिक्स का पोर्शन हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम आपको इससे पहले परावर्तन के बारे में, उससे संबंधित नियम और उससे संबंधित फार्मूले, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कौन सी स्थितियां कहाँ पे होती हैं, सारी चीज़ें हमने आपको इसके पिछले वीडियो में आपको कवर कराया था। और इस वीडियो में आपको आज इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। और आपकी आज की इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है संयुग्मी फोकस। कौन से टॉपिक है आपकी? संयुग्मी फोकस। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी या इस तरह से ही क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक कई बार पूछा गया है कि संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव है। तो फ्रेंड्स, जो संयुग्मी फोकस होता है यह सिर्फ और सिर्फ आपका अवतल दर्पण में संभव होता है। जैसे देखिए, आप यह क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे लाइव कि संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव है। तो संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में संभव है। आइए हम आपको अब इसका फिगर बनाते हैं और दिखाते हैं कि यह ऐसा होता क्यों है। जैसे आप अवतल दर्पण बनाते हैं, बहुत सारा फिगर अब तक आप बना चुके हैं। और यहाँ पे आप बिंदु P दिखाएंगे, मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र जो है C है। यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं वो डैश। तो यह किरण जब यहाँ से चलती है तो रिफ्लेक्शन के कारण मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और दूसरी किरण जो है जो आपकी वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, वो कहाँ से होकर के जाती है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो दोनों किरणें यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे इसका इमेज बनता आई डैश। आइए, ठीक है। तो देखिए, जब हम संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? संयुग्मी फोकस की परिभाषा होती है, हम आपको इसके परिभाषा नोट कर दे रहे हैं कि संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं, उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी परिभाषा भी नोट कर सकते हैं, दूसरे बिंदु पर बनता है। जैसे देखिए फिगर में क्या है कि आपका बिंदु O पर जब हम रख रहे हैं, यहाँ पे वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। इन स्थितियों को आपस में बदल सकते हैं। यहाँ पे वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ बनने लगेगा, और यहाँ वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब, यानी बिंदु O और I जो है ये इसकी स्थितियाँ आपस में बदली जा सकती हैं। तो इसलिए अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में क्यों नहीं? क्योंकि उत्तल दर्पण इस तरह से बनाएंगे, इधर वस्तु होगा, इधर प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है, तो परावर्तन नहीं हो पाता है। जब परावर्तन नहीं हो पाता है तो इसलिए संयुग्मी फोकस स्थितियां अगर बदल देंगे तो उसमें जो है कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए संयुग्मी फोकस उत्तल दर्पण में संभव नहीं होता है। सिर्फ कहाँ संभव होता? अवतल दर्पण में संभव होता है। तो ये हो गया आपका संयुग्मी फोकस के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, आई होप दैट। तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताते हैं, आपसे चर्चा करते हैं। रेखीय आवर्धन की चर्चा करते हैं। किस चीज की? देखिए, आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। रेखीय आवर्धन की चर्चा करेंगे। रेखीय आवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हों। तो आइए हम इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं आपसे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। इसकी डिफिनेशन होती है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।
रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हूँ। जी हाँ, ये हो गया प्रतिबिंब की लंबाइयां और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हों। और देखिए रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। यम प्रतिबिंब की लंबाई आई मान लिया, वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है m = I/O = -U/V/U। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। सिर्फ आपको इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब लेकिन हम आपको अपने इस वीडियो में हम आपको इसकी डिफिनेशन के साथ साथ इसका प्रूफ भी दिखाएंगे कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो आपकी डिफिनेशन है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट बना सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन बताएंगे। तो आइए अब हम इसको मिटाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि तो यह फार्मूला आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आपका इस फार्मूले का हम डेरिवेशन करेंगे। आपका हेडिंग बनेगी आवर्धन के लिए सूत्र की उत्पत्ति या आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे और अवतल दर्पण के लिए हम निकाल दे रहे हैं। सेम आप उत्तल दर्पण के लिए भी निकाल सकते हैं। अवतल उत्तल दर्पण दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है। ऐसे आप अवतल दर्पण बना लेंगे, नामकरण कर लेंगे M1 M2, यहाँ मुख्य अक्ष, M ध्रुव, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं O डैश, यहाँ से किरण चलती है, रिफ्लेक्शन के कारण मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण जो है जो यहाँ वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, यह क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाती है, आपकी जो है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर बनते हैं, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ से थोड़ा सा रचना करते हैं कि यहाँ इसका नामकरण A B रख देते हैं, ये M2 M1 हो गया। तो फिगर के बारे में इतना आप लिख लेंगे। फिगर के बारे में हमने आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए लिखा था, तो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवीय मुख्य फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर O डैश एक वस्तु रखी गई है जिनसे चलने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब I डैश बनता है। इतना आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो आपने रचना किया, इस रचना के बारे में भी लिखेंगे कि वस्तु की नोक O डैश P से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब की नोक I डैश से होकर के जाती है। मीन्स क्या हुआ आपका, अगर इसको इस तरह से आप घुमा देते हैं तो ये इस तरीके से बनता है। तो यहाँ आपतन कोण होता है, यहाँ परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ आपका आपतन कोण I हो गया और यहाँ परावर्तन कोण R हो गया। तो देख रहे हैं कि O डैश PO यह कौन सा कोण है, O डैश PO यह क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण है। तथा OPI डैश तथा कोण OPI डैश क्या है, परावर्तन कोण है। अब देखिए परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है। अब फिगर से क्या होगा, आपका चित्रानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण O डैश PO इक्वल टू कोण OPI डैश। यह आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R से। अब इसमें देखिए यह क्या है, इसमें लंबवत है, कोण POO डैश बराबर होगा कोण PII डैश के,
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं आपकी, क्योंकि 90 अंश का कोण बना रहा मीन समकोण है। अब यहाँ तक अगर हो गया तो एक त्रिभुज बन रहा होगा। त्रिभुज देखिए यहाँ पे आपका यही है जो है ओ ओ डैश पी और त्रिभुज आई आई डैश पी। यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है तो चित्रानुसार त्रिभुज ओ ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई आई डैश पी समकोणिक हैं। क्या है? समकोणिक हैं। समकोणिक का मतलब समान कोण बनाते हैं। तो ये आपका होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई आई आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर पी आई बटे में पी। अब थोड़ा सा हम लेटेस्ट कंसीडर दैट, अब थोड़ा सा मान लेते हैं इस फिगर में कि मानने का मतलब है कि जो वस्तु की लंबाई माना, पहले भी आप मान सकते हैं या यहाँ भी मान सकते हैं कि माना, या इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। माना वस्तु की लंबाई जो ओ ओ डैश है उसको हम क्या मान सकते हैं? y1। अब देखिए मुख्य अक्ष से जो ऊपर होता है वो धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, जो मुख्य अक्ष से नीचे होता है ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। सामने चिन्ह परिपाटी के नियम में बताया है। ये प्लस हो जाएगा और आई आई डैश बराबर कितना हो जाएगा? y2, और यह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे इसलिए माइनस होगा। और पी आई बराबर आपका दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो है, देखिए इधर जा रहा है किरण, हम इधर आ रहे हैं तो विपरीत है तो माइनस एन पी ओ इज इक्वल टू माइनस यू हो जाएगा। अब इस मानों को क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो आप लिख सकते हैं कि उपरयुक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो आपका समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? आइए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आई आई डैश का वैल्यू कितना है? माइनस y2 बटे में ओ डैश का वैल्यू y1 बराबर पी आई का वैल्यू कितना देखिए? माइनस वी बटे में माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस y2 बटे में y1 बराबर हो गया v बटा में u। अब देखिए y2 क्या है? ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और y2 बटे में y1 बराबर माइनस को उधर भेज देते हैं, जो यह माइनस इसको इधर भेज देंगे, माइनस v बटा में u। अब देखिए y2 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है और y1 क्या है? वस्तु की लंबाई। इसको आवर्धन नियम इज इक्वल टू आपका y2 बटे में y1, इसी को हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन, माइनस v बटे में u होगा। अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही आपका फार्मूला हो गया। अथवा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस v बटे में u। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक सबके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।